नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। ईरान इजराइल जंग ने पूरी दुनिया में हलचल तेज कर दी है। जंग में अमेरिका की एंट्री से भारत में मौजूद ईरान के समर्थकों की टेंशन शुरू हो गई है। कांग्रेस के साथ साथ लेफ्ट की तमाम पार्टियां और अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने कहा है कि इस जंग में भारत की खामोशी विश्व गुरु की साख पर बट्टा है, तो मुस्लिम संगठनों की बेचैनी बढ़ गई है। जमीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी ईरान के समर्थन में बवाल काट रहे हैं। लखनऊ में तो आधी रात को 2000 लोग सड़कों पर उतर आए और नेतन्याहू मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। इधर सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर से मुलाकात की है, जो सवालों में आ गई है। सवालों में तो केजरीवाल की वेस्ट लुधियाना उपचुनाव में हुई जीत भी है, क्योंकि ये जीत के लिए उनके गले की फांस बन चुकी है। तो कैसे ईरान के नाम पर विपक्ष और मुस्लिम संगठन मचा रहे हैं बवाल, क्यों उपचुनावों से केजरीवाल की बढ़ गई हैं दिक्कतें, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ईरान के नाम पर आखिर क्यों विपक्ष और मुस्लिम संगठन इतना तमाशा कर रहे हैं? देखिए, धंधा शुरू करना है कि नहीं करना है। वक्फ के ऊपर इतना बवाल काटा, कहाँ कहाँ से फंडिंग आई होगी, कहाँ कहाँ से पैसा आया होगा, देश भर में आंदोलन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो फिजल आउट कर गया। सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मार दिया, खेल खत्म हो गया, नोटिफिकेशन भी आने वाला है। तो अब इन लोगों ने ईरान को पकड़ लिया। अब ये जमीयत उलमा हिंद वाले और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, ये कब से शियाओं के इतने बड़े प्यारे हो गए कि शियाओं के ऊपर वहां बमबारी हो रही है तो सुन्नियों को जो है कलेजा उनका धड़क रहा है। इसका मतलब कुछ फरेब जो है वो साफ साफ दिख रहा है। क्या है ये? दरअसल ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज के हिटमैन बन गए हैं। दिक्कत ये है, अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं अंदर अंदर कि भाई चुप क्यों है, कांग्रेस पार्टी भी बोली भाई चुप क्यों है। अरे भाई चुप नहीं रहे, क्या करें? ये इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई को हम लेकर के घर आ जाएं, घर लेकर के आ जाएं क्या? ये पाकिस्तान वाला हल करवा ले, धोबी का कुत्ता बन जाएं। जब ये मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा, 1 घंटे में क्या करेगा, क्या फैसला करेगा, दूसरे घंटे क्या कर देगा, तो अक्लमंद को चुप रहने की जरूरत है। और वैसे भी हम चुप नहीं हैं। देश की जनता इजराइल के साथ है, सरकार जो है वो ईरान के साथ है, ईरान के साथ बातचीत हो रही है ना भाई। तो अब दिक्कत क्या है इनको कि कैसे चीजों को भड़काया जाए ताकि मुस्लिम वोट जो है वो बिल्कुल तरह से संगठित हो जाए। कहीं कोई ये बीजेपी वाले या कोई और ये चाबी ना दे दे कि ये देखो ईरान के साथ सब कुछ हुआ और ये अखिलेश यादव चुप था। ये इजरायलियों ने, यहूदियों ने मुसलमानों की पिटाई की और ये लोग चुप रहे। तो क्या करेंगे? सामने अगर अकेले में आकर सामने आकर के खुद झंडा उठाएंगे, जैसे सोनिया गांधी ने उठाया, तो भद पिटी मीटिंग हुआ होगा कि गलती हो गई, ये आर्टिकल नहीं लिखना था, ये आर्टिकल जो है नहीं लिखना था, इससे जो है हिंदू नाराज हो गए। तो भाई तुरंत डायल किया होगा कि भाई ये सबको बुलाओ, ये अपने अपने जितने भी जो है लेफ्ट राइट सेंटर सबको बुलाओ इधर। तो इन लोगों ने शुरू कर दिया। अभी शुरुआत है, ईरान के भी और पिटाई होगी। आप इस बात को नोट करके रख लीजिए, इस बार इजराइल जो है ईरान को छोड़ने जा नहीं रहा है किसी भी कीमत पे। उसके बाद पाकिस्तान का भी नंबर लगेगा और ये ऐसे ही भिन भिनाते रह जाएंगे। कौन पूछता है भाई ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, और ये कौन पूछता है? आप मुसलमानों को इमोशनली भड़काने का काम, एक भी कभी आपने सुना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो किसी गरीब की मदद के लिए सामने आ रहा हो कि भाई मुस्लिम बच्चियों का एजुकेशन, उसको नौकरी मिले, ये मांग कभी उसने की? इसके मौलाना आते हैं सामने में तो कहते भाई औरतों का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है, लड़कियों का जो उम्र जो है वो 8 साल 10 साल में शादी कर दो, मुसलमानों के लिए कोई एज नहीं होना चाहिए बच्चियों के। तो ये लोग देखिए रिग्रेसिव लोग हैं, कट्टरपंथी हैं और आधा काम ये माल लेकर के हिटमैन का करते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
जितना अखिलेश यादव फुदफुदाएं, जितना सोनिया गांधी आर्टिकल लिखे, जिनको जो लिखना है लिखे। हिंदुस्तान को इक्वल डिस्टेंस रहना चाहिए इस इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध में। दोनों से दूरी बना करके रखिए। ये लफड़ा पालने का काम जो है, ये काम हिंदुस्तान का नहीं है। बिल्कुल। जो मुस्लिम संगठन कर रहे हैं, इसके पीछे एजेंडा क्या है? देखिए, मुस्लिम संगठन कर क्यों रहे हैं जी, अगर कर रहे हैं तो एजेंडा साफ है। मुस्लिम संगठनों को सामने आने की क्या जरूरत है? आप भारत की विदेश नीति तय करोगे, आप दुनिया भर में कहीं भी कुछ चल रहा है उसके बारे में टिप्पणी देने के लायक हो। अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया है तो उसमें शब्द यूज किया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ये इंटरनेशनल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो है नहीं जिसकी एक इकाई ये लोग चला रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसके बारे में कुछ बोले। ये जमीयत उलेमा ए हिंद वाले भारत में ये काम कर रहे हैं या कि दुनिया भर के मुसलमान इसको जमीयत वाले को मान रहा है? जब ये तुम्हें कोई यहां के मुसलमानों को सऊदी अरब में मुसलमान मानने तक तैयार नहीं है, जो अरब के देश इन्हें सबसे पिछड़ा, दलित, बेकार मुसलमान मानते हैं, पाकिस्तान वाले इन लोगों को लात मारकर भगाता है, मुहाजिर कहता है, और ये पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। नहीं, हम साबित करेंगे कि हम भी मुसलमान हैं। साबित करना पड़ता है इन लोगों को कि हम मुसलमान हैं। इसलिए एजेंडा तो एक ही है कि ये दुनिया भर से ये बताने की कोशिश करेंगे कि देखो हम भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। तो कुछ कटोरा लेके जैसे पाकिस्तान पहुंचता है हम भी पहुंचते हैं तो पेट्रो डॉलर मिल जाए। ये पेट्रो डॉलर का खेल इन लोगों का है। ये पूरे भारत में जो मस्जिद बन रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा पैसा ये अरब के देशों से आता है। जितने मदरसे चल रहे हैं अरब के देशों से पैसा आता है। पाकिस्तान की औकात नहीं है पैसा देने की, तो ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे वही अरब के देशों में। और अफ्रीकन देश जो कि अपने ही बदहाली की स्थिति में है, वहाँ के मुस्लिम राष्ट्र कहाँ से पैसा देगा? तो ये अरब के ही देश हैं, शेख साहूकार हैं। ये शेखों के घर से पैसे आते हैं और ये लोग मस्जिद बनाते हैं, मदरसे चलाते हैं और अपनी कमाई भी करता है। तो इन लोगों को इसलिए परेशानी हो रही है कि वो पैसा तो रुक जाएगा, तो अब करें क्या? अब पहले से दबाव बनाने की कोशिश करें, हंगामा करें। इसलिए इस बीच इन लोगों ने क्या किया? ईरान और फ़लस्तीन के मुद्दे पर ये बड़े प्रदर्शन नहीं कर सकते, बात कर सकते हैं। प्रदर्शन करेंगे पिटाई कुटाई हो जाएगी। तो इन लोगों ने क्या किया? इस बीच एक नया एजेंडा निकाला कि अब वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के मुद्दे पर प्रदर्शन करें। अभी बैठकें चल रही है। 29 तारीख को पटना के गांधी मैदान में ये लोग जुटेंगे और उसके लिए पहले बिहार में अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, वहीं के मुस्लिम संगठनों ने किया। और साथ में अब इंडी अलायंस की बैठक हो रही कि हम लोग भी साथ चलेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे दूसरे जगह भी ऐसे ही वक्फ गैंग्स एक्टिव होंगे। और ये जमीयत उलेमा हिंद वाले, ये लोग तो सबसे पहले याचिका लेकर पहुंचे थे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो ये सारा मिलकर अभी ये कोशिश कर रहा है कि जैसे इजराइल, ईरान, अमेरिका ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि भारत को अराजक स्थिति में पहुंचा दो, ये अपनी परेशानियों में उलझा रहे। इन लोगों का यही काम है कि किसी तरीके से बदनाम करो। ये शांति से कैसे है? हिंदुस्तान में इतनी शांति कैसे है? ये बायलैटरल टॉक कैसे कर रहा है दूसरे देशों के साथ? हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसे हो रहे हैं? हमारे संबंध ईरान से भी अच्छे, इजराइल से भी अच्छे। तो ऐसी स्थितियों में कभी भी दुनिया का कोई भी देश, हमने जब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की तो दुनिया के कितने देश हैं जो मिसाइल लेकर चले आए? कोई भी सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान को साथ तो आया नहीं। तो दो देशों के बीच जब संघर्ष चल रहा, 2-3 गुट हैं, तो ऐसे स्थिति में कौन बीच में जाकर मीडिएट करने की बात करेगा? जैसे पीएम मोदी ने कहा, ईरान के राष्ट्रपति ने बातचीत की, कहा कि नहीं ये शांति होनी चाहिए, डी एस्केलेशन होना चाहिए। यही मोदी ने कहा। ऐसा तो नहीं कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कि नहीं नहीं अब हम मिसाइल तान देते हैं ईरान के, इजराइल के खिलाफ। तो जो स्थितियां इतने सालों से चल रही है, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध, उसमें अमेरिका क्यों नहीं चला गया यूक्रेन में? अपना पूरा बेड़ा लेकर चला जाता, फाइटर जेट लेकर चला जाता और रूस के खिलाफ सीधे जंग की तैयारी कर लेता। वो नहीं गया। वो सहयोग कर सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ऐसे ही चलती है।
इन लोगों ने भी इसी तरीके का काम किया है, चाहे अफगानिस्तान में हो, इराक में हो, या फिर वियतनाम के समय हो, या फिर कोरियाई युद्ध में हो। उस समय भी ऐसे ही कूटनीति का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अभी जो स्थिति है, इन लोगों को चाहिए मोदी को बदनाम करो, मुसलमानों को सड़क पर लाओ, देश में हिंसा प्रदर्शन फिर से शुरू हो। इतना साल हो गया, कुछ हो नहीं रहा, तो इन लोगों ने यही करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। और इस बीच ममता बनर्जी को लेकर जो खबर आई है वो भी थोड़ी परेशान करने वाली है। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर से मुलाकात सवालों में। देखिए, सवाल तो उठेगा ही कि भाई जी। आप एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं और राज्य का अधिकार नहीं है कि इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है आप संविधान के मुताबिक उसमें आप कुछ अपनी नाक घुसेड़ सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी तो ममता बनर्जी हैं। ये कई बार इस तरह की बातें वो कर चुकी हैं। वो अपने आप को पश्चिम बंगाल का प्रधानमंत्री समझने लग गई तो बात अलग है। लेकिन ये जो काम किया गया है भाई, ये किस लिए? बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। आज ही खबर आई है कि जब से ये यूनुस आया है तब से हिंदुओं की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लोगों को वहां पे सीधे खत्म कर दिया जा रहा है। और आप जाकर के वहां बातचीत कर रही हैं, किस बात के लिए? कहीं ये बातचीत, क्योंकि ये पूरी डिटेल आनी चाहिए और केंद्र सरकार को ममता बनर्जी से पूछताछ करनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि देश भर में बांग्लादेशियों को खदेड़ खदेड़ के मार मार के जो भगाया जा रहा है कि भागो अपने देश जाओ तुम, उसके लिए कुछ वहां सेटिंग प्लॉटिंग करने के लिए गई। और जो जानकारी आ रही है कि देश भर से भी बहुत सारे बांग्लादेशी भाग रहे हैं और सब जाकर के वो पश्चिम बंगाल में ही जाकर के शरण ले रहे हैं। तो ये एक भारत के साथ आप देखिए, ऐसे देश के, ये तो ठीक वैसा ही जो राहुल गांधी ने किया कि डोकलाम में वहां चीन और भारत की सेना के बीच युद्ध चल रहा है, मारपीट हो रही है, हम लोग पिटाई कर रहे हैं चाइनीज की, और आप जो है चाइनीज एम्बेसी में घुस के हक्का नूडल खा रहे हो। लोगों ने कहा कि भाई वहां पे युद्ध चल रहा है, तुम यहां चाइनीज एम्बेसी में क्या कर रहे हो? बोले नहीं जी, हम तो नहीं गए, हम नहीं गए। लेकिन फिर फोटो आ गया, झूठ बोलने के बाद आपकी चोरी पकड़ी गई तो हाँ हाँ हम गए थे। तो ये ममता बनर्जी से भी पूछना चाहिए, क्योंकि कि बांग्लादेश के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी लगातार एक्शन पे एक्शन ले रहे हैं। वहां से जो रोड था, रोड का जो रूट था, जहां से सामान आता था, वो सब पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे है। वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पे वो मना कर दिया गया है, बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं जी। और जिस हिसाब से एंटी इंडिया काम वहां पे चल रहा है, जिस तरीके से आप देखो कि वहां चाइनीज को बुला रहे हैं वो चिकन नेक के ऊपर, वहां अमेरिका को कॉरिडोर देने की बातचीत चल रही है। आप ये इंप्रेशन देना चाह रहे हो कि मोदी सरकार अलग है, हम अलग हैं, हम बांग्लादेशी हैं, हम बंगाली हैं, तो हम बंगाली, उधर का बंगाली, इधर का बंगाली, सब बंगाली बराबर। क्या आप इस तरह का मैसेज देना चाह रहे हो? क्योंकि ये बड़ा ही सीरियस मामला है। मुख्यमंत्रियों को इंटरनेशनल मसलों से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए, और अगर जो बातचीत हुई है उसका खुलासा नहीं होता है पूरी तरीके से, तो ये बहुत सारे सवालों को जन्म देगा और केंद्र सरकार को इस तरह के मुख्यमंत्रियों के ऊपर लगाम लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल, ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने में, मुश्किल में तो केजरीवाल भी नजर आ रहे हैं। वेस्ट लुधियाना से जीत जरूर गए, लेकिन ये जीत उनके गले की फांस बन गई है। देखिए, बड़ा कोशिश कर रहे थे अरविंद केजरीवाल कि वहां जीत जाए, किसी तरह से जीत गए। और ये पंजाब के लिए जीतने की कोशिश नहीं कर रहे थे, ये अपने लिए जीतने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए पंजाब के अंदर तो यही बात थी कि चलो ये एक बार अरविंद केजरीवाल ये उपचुनाव लुधियाना वेस्ट का जीत जाएं और संजीव अरोड़ा को कोई बड़े पद दे दें, उसके बाद हम लोग तैयारी करेंगे कि ये दिल्ली का इंटरफ्रेंस पंजाब के अंदर जो बढ़ रहा है उसके खिलाफ क्या किया जाना चाहिए। ये भगवंत मान भी इंतजार कर रहे थे कि आगे देखते हैं। अभी तो हमने 3 महीनों में कुछ काम करके दिखाया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाओ, हमने चलाया। उसके बाद भी
अब क्या किया जा सकता है ये अरविंद केजरीवाल डिसाइड करेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमको क्या करना है। जो स्थितियां पंजाब के अंदर चल रही है, क्योंकि केजरीवाल ने संजीव अरोड़ा को बोला बड़े मंत्री बनाएंगे तो मंत्रालय भी बेहतर होना चाहिए, क्योंकि वहां सरकार अभी कोई 2-3 साल रहनी नहीं है। 2027 के फरवरी मार्च में चुनाव होना है, तो सबको पता है कि 1.5 साल के आसपास सरकार रहेगी और उस 1.5 साल में हमें अगले 16 साल के लिए काम करना है, कमाने हैं और व्यवस्था कर लेनी है कि अगले 16 साल फिर आम आदमी पार्टी की वापसी नहीं होनी है। तो ऐसी स्थिति में कोई ऐसा ही मंत्रालय चाहिए और उसमें भी डिमांड है डिप्टी सीएम पद के लिए। डिप्टी सीएम बनेंगे भाई, तो इससे भगवंत मान को लगने लगा कि अरविंद केजरीवाल ने पहले तो हमारे ऑफिस में कुछ अपने लोगों को बिठाया, अब हमारे बगल में बिठा रहा है और डिप्टी सीएम को फिर प्रमोट किया जाएगा और 2-3 महीने के अंदर ये नेतृत्व परिवर्तन किया जाएगा, भगवंत मान को हटाया जाएगा ताकि सारे एंटी इनकम्बेंसी से निपटा जाए। अब गुटबंदी इतनी तेज हो गई है कि जैसे ही ये मंत्री बनाए जाएंगे और उसके बाद इस्तीफा देंगे और 2-3 महीने के अंदर वो राज्यसभा के लिए उपचुनाव होगा, जिसे भी भेजा जाए, चाहे केजरीवाल खुद जाए या मनीष सिसोदिया को भेजे, लेकिन 3 महीने के अंदर पंजाब की आम आदमी पार्टी में जो विस्फोट होगा, भगवंत मान अपने रास्ते पे, क्योंकि कांग्रेस भी बोल रही है कि भगवंत मान अपने लोगों के साथ मेरे साथ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जितने विधायक हैं उनके साथ मेरे साथ आ जाए। भारतीय जनता पार्टी अभी शांत बैठी हुई है कि आम आदमी पार्टी वालों से दूरी बना के रखो, चुनाव की तैयारी करो। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ये अभी 15-16 महीने चल पाएगी कि नहीं, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि भगवंत मान भी इन लोगों से ऊब चुका है और उसके गुट के लोग दबाव बना रहे हैं कि मुख्यमंत्री बने रहना है तो फिर अपना स्टैंड क्लियर करो, दिल्ली वालों को भगाओ यहां से, और नहीं तो फिर विद्रोह कर दो, नहीं तो तुम नहीं करोगे तो हम ही लोग छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि इस सरकार में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ईरान के नाम पर विपक्ष का तमाशा अभी तो शुरू हुआ है। जैसे जैसे जंग में ईरान इजराइल से पिछड़ेगा, वैसे वैसे विपक्ष की तमाम पार्टियां और मुस्लिम संगठन भारत में बवाल मचाएंगे। ये तो बस शुरुआत है, लेकिन मोदी सरकार का अपना स्टैंड क्लियर है। वहीं ममता बनर्जी की नीयत और नीति दोनों पर ही शक किया जा रहा है और इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। इधर उपचुनावों में केजरीवाल की 2 सीटों पर जीत ने उनकी मुश्किलों में और इजाफा कर दिया है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।